गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। आज के दिन 11 सितंबर के दिन विश्व और दुनिया के इतिहास में क्या घटनाएं हुई थी और उनमें से कुछ प्रमुख को मैं लेकर आया हूं। आज ही के दिन 1906 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया था। पहली बार 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन किया था। कब? आज ही के दिन 11 सितंबर को 1906 में। 1996 1996 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में पहली बार एक महिला अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ था। पहली बार एक महिला कब चुनी गई थी? 1996 में चुनी गई थी। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले में लगभग 6000 से अधिक लोग मारे गए थे। ये बहुत बड़ी घटना थी। इस दिन कुछ आतंकवादियों ने एक प्लेन को हाईजैक किया और उसके बाद फिर उस प्लेन को ले आके ट्विन्स टावर पे जाके टकरा दिया, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था वहाँ का। तो उससे जाके वहाँ पे टकरा दिया और वहाँ पे बिल्डिंग्स में बहुत से लोग काम कर रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह का समय था, सभी लोग अपने अपने ऑफिस आ चुके थे, वर्क चालू हो चुका था और लोगों को पता भी नहीं चला और बहुत से लोग मारे गए थे। 6000 लोग मारे गए थे। चलिए नेक्स्ट है, आज ही के दिन 2003 में चीन के विरोध के बावजूद भी तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा से अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश मिले थे। आज ही के दिन आगे बढ़ेंगे। 2005 में गाजा पट्टी में 38 सालों से जारी सैन्य अभ्यास समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। 2007 में यरूशलेम से सटे डेविड शहर में लगभग 2000 साल पुरानी सुरंग का पता चला था। आज ही के दिन 2007 में 11 सितंबर को। 2009 में के निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पटेल और इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने 19 मामलों में एक कृपा हल्दर मामले को बरी कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने काशीराम स्मारक स्थल के निर्माण पर भी आज के ही दिन रोक लगा दी थी। आज ही के दिन विश्व धर्म सम्मेलन 1886 शिकागो में हुआ था, जो कि अमेरिका में है। शिकागो में 1883 को विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कट्टरता, सहिष्णुता और सभी धर्मों में निहित सच्चाई का ऐतिहासिक भाषण दिया था। भारत की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता विनोबा भावे जी का जन्म 1895 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से पहला शतक जमाने वाले क्रिकेटर लाला अमरनाथ जी का जन्म 1911 में आज ही के दिन हुआ था। अब यहाँ पे एक और चीज काम सामने आ रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का 1941 में निर्माण शुरू हुआ था, तो यही दिन चुना गया था 11 सितंबर को। पेंटागन जो था, बिल्डिंग्स जो थी, जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग भी थी, जिसको आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया था 11 सितंबर के दिन, इसका निर्माण कार्य भी कब शुरू हुआ था? 11 सितंबर को ही हुआ था। इसीलिए आतंकवादियों ने ये दिन चुना था कि जिस दिन इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था उसी दिन हम इसको ध्वस्त करेंगे। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 में आज ही के दिन हुई थी। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1965 में भारतीय सेना ने बड़ी कामयाबी दिखाते हुए दक्षिण पूर्व लाहौर के निकट बुर्की शहर पर अपना कब्जा कर लिया था आज ही के दिन। चलिए अब वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान राम के नाम पर करने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन है आपके पास अयोध्या एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, झांसी एयरपोर्ट या फिर बरेली एयरपोर्ट। प्रदेश सरकार ने कौन से एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगवान राम के नाम पर करने की घोषणा की है? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर रहने वाला है अयोध्या एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर किया जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाएगा। योगी सरकार ने
एयरपोर्ट का नाम बदलने और दायरा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। एयरपोर्ट का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा करने की योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी टीम आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंची है? फर्स्ट रैंकिंग कौन से पहुंची है, कौन सी टीम? ऑप्शन है आपके पास इंग्लैंड, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान। फर्स्ट रैंक पे कौन सी कंपनी है आईसीसी की 2020 रैंकिंग में, T20 रैंकिंग में? चलिए इसका आंसर रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी द्वारा जारी T20 टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर है। 275 अंकों के साथ उसने पहले स्थान पर कब्जा जमाया। इंग्लैंड के पास 271 अंक हैं और वही दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर 266 अंकों के साथ भारतीय टीम भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन है? आपको बताना है जो अभी रिसेंट में नई शिक्षा नीति चालू हुई है तो उसको अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? भाई केंद्र सरकार ने तो कर ही दिया है यहाँ पे कि भाई आप एक नई शिक्षा नीति बनाई गई है और सीबीएसई बोर्ड जो है वो तो अपना कर ही रहा है क्योंकि वो सेंट्रल बोर्ड से डिपेंडेंट है। बट जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनमें से पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने ये नीति को लागू करने का बनाया है, नियम बना रहा है कि भाई मैं इनको इस नीति को मानूंगा? चलिए बताइए इसका आंसर। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिए। और अगर आपको इसके आंसर्स आते हैं तो इसके आंसर्स आप कमेंट में दीजिए, जिससे मुझे पता भी चलता रहे कि आपको ये सारी चीजें बन रही हैं और मेरा मेहनत जो था वो सफल हो रहा है। चलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे, जबकि समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। टास्क फोर्स में विभिन्न विभाग के सचिव, विद्यालयों के कुलपति और स्कूल कॉलेज के शिक्षकों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। तो यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई भाई कि 2000 की जो नई शिक्षा नीति आई थी, 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई थी, उसको हरियाणा सरकार ने सफलतापूर्वक यहाँ पर तत्काल रूप से लागू करने का फैसला कर लिया। चलिए ठीक है। इसके बाद इन्होंने 43 सदस्यों की एक टास्क फोर्स का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन थे? वहां के शिक्षा मंत्री होंगे। बल्कि साथ ही साथ में समग्र शिक्षा के अभियान के जो राज्य परियोजना निदेशक होंगे वो उसके सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। टास्क फोर्स में विभिन्न डिपार्टमेंट्स के विभिन्न विभागों के सचिव, विद्यालयों के कुलपति और स्कूल कॉलेज के शिक्षक भी बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं। मतलब यहाँ पे एक पूरा सिस्टम बनाया गया है कि भाई शिक्षा से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं वहां से हमने कुछ लोगों को यहाँ पे चुना और उनको हमने कमेटी में रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया? पहला नहीं पूछ रहा, दूसरा पूछ रहे। अभी रिसेंट में 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया? आपको इसका बताना है आंसर। ऑप्शन है आपके पास सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी या फिर लोथार माथेउस। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी। चलिए इसका आंसर रहने वाला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल का आंकड़ा छूने वाले रोनाल्डो महज दूसरे फुटबॉलर है। यहाँ पे क्रिकेटर छप गया है बाय मिस्टेक। उन्होंने पहले ईरान में अली दई ऐसा कर चुके हैं। इसके पहले ईरान के अली दई ऐसा कर चुके हैं। रोनाल्डो ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय गोल 2004 में किया था। यूरो कप के दौरान उन्होंने ग्रीस के खिलाफ वो गोल डाला जिससे जो कि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाला रिकॉर्ड अभी फिलहाल अली के नाम पर ही दर्ज है।
तो यहाँ पे काम की चीजें क्या मिल गई कि 100 गोल इन्होंने जो आंकड़ा छुआ है, ये कब छुआ था, अभी रिसेंट में छुआ। और सबसे पहले नंबर पे कौन है, ईरान के अली देई है, ये 100 गोल कर चुके हैं। चलिए ठीक है। और इन्होंने ये जो 100वां गोल किया है किसके खिलाफ किया है, ग्रीस के खिलाफ किया है। सबसे ज्यादा जो गोल करे हैं वो कौन है, अली देई हैं। इन्होंने कितने करे हैं अभी तक, 109 गोल कर चुके हैं, इंटरनेशनल गोल कर चुके हैं। रोनाल्डो के खाते में फिलहाल 101 इंटरनेशनल गोल हो चुके हैं अब तक। तो ये तो था हमारा क्या, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संबंधित क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा 100 गोल करने वाला खिलाड़ी कौन हो गया हमारा, ईरान के अली देई। और साथ ही साथ में दूसरे नंबर का कौन है अभी रिसेंट में जिसने किया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपको मैं फोटो भी बता रहा हूं, आपको इस अभिनेता का नाम बताना है जिसका अभी रिसेंट में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। ऑप्शन है आपके पास, जयप्रकाश रेड्डी, महेश बाबू, शिवाजी राजा या फिर रवि तेजा। बहुत अच्छे एक्टर थे ये। चलिए इसका आंसर है जयप्रकाश रेड्डी। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कॉमेडियन जयप्रकाश रेड्डी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने अपने करियर में कई सफल फिल्मों में उल्लेखनीय भूमिकाएं निभाई। रेड्डी ने मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, हालांकि कन्नड़ और तमिल सिनेमा में भी उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया है। जयप्रकाश रेड्डी को प्यार से जेपी भी बुलाया जाता था। उन्होंने कॉमिक और चरित्र भूमिकाओं के अलावा कुछ फिल्मों में विलन के किरदार को भी निभाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया। किस देश ने आम जनता के लिए डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब ये टीका जो है आम आदमी के लिए टेस्टिंग के लिए यूज किया जा सकता है। कौन सा ऐसा देश है बताइए आप। ऑप्शन आपके पास है जापान, चीन, रूस या फिर पाकिस्तान। चलिए इसका आंसर रहने वाला है रूस। रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी आम नागरिकों के लिए जारी कर दी गई है। रूस ने पिछले महीने इस टीके को मंजूरी दी थी। रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जल्द ही क्षेत्रीय आधार पर वैक्सीन की डिलीवरी शुरू की कर दी जाएगी। स्पुतनिक वी को रूस की गामिलिया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा रूसी डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड RDIF ने विकसित किया है। तो यहाँ पे हमको काम की चीजें क्या मिल गई कि स्पुतनिक वी जो वैक्सीन रशिया बना रहा है, इसको किसने बनाया, इसको इसने बनाया कि गामिलिया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी इसने बनाया। और साथ ही साथ में इसको फंड किसने किया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, ये था ये रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF ने विकसित किया है। तो यहाँ पे हमको ये चीजें मिल गई। यहाँ पे दूसरी चीज क्या हो गई कि ये टेस्टिंग के लिए सभी लोगों के लिए, आम जनता के लिए यहाँ पे इसको आगे कर दिया कि भाई ये सभी लोगों के लिए हमने मंजूरी दे दी है, अब टेस्टिंग के लिए आम जनता यूज कर सकती है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य नियामक भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने ब्रिटिश स्कूल परिसरों के कितने मीटर के दायरे और स्कूल की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन रोक लगा दी है। ऑप्शन है आपके पास 50 मीटर, 150 मीटर, 100 मीटर या फिर 120 मीटर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपको बताना है कि जो हमारा खाद्य नियामक कंट्रोल बोर्ड है, फूड कंट्रोल बोर्ड है, इसने क्या किया कि स्कूल परिसर में कितनी मीटर की दूरी रहेगी, दायरा रहेगा कि इसके अंदर तक आप जंक फूड नहीं बेच सकते हो और विज्ञापन भी नहीं कर सकते हो साथ ही साथ में। चलिए आंसर इसका क्या रहने वाला है, इसका आंसर है 50 मीटर। FSSAI जो कि कहलाता क्या है हमारा खाद्य नियामक भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण कहलाता है ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और साथ ही साथ में उसके विज्ञापनों पर भी रोक लगाती है। खाद्य नियामक ने एक बयान में कहा कि हितधारकों से चर्चा करने के बाद खाद्य संरक्षा और मानक स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाना
एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन नियम 2020 को अधिसूचित कर दिया गया है। चलिए ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन और सुरक्षित खाना, इसके लिए एक नियम बनाया 2020 में, इसको अधिसूचित कर दिया गया था। इसी के साथ FSSAI ने राज्यों के स्कूली शिक्षा विभागों और खाद्य प्राधिकरण को बच्चों के लिए सुरक्षित संतुलित स्वास्थ्यवर्धक भोजन की सूची बनाने के निर्देश भी साथ ही साथ दिए हैं। अधिसूचना के मुताबिक जिन खाद्य पदार्थों में संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, चीनी एवं नमक की अधिक मात्रा होगी, उन्हें स्कूल परिसर के 50 मीटर की दायरे, स्कूल की कैंटीन, छात्रावास कैंटीन में बेचने की अनुमति नहीं होगी। यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो भी हमारा फैट ज्यादा फैट वाला जो भी आइटम होगा, जो भी फूड होगा, और ज्यादा चीनी और नमक वाला जो भी होगा, इसकी एक मात्रा ने लिमिटेड कर दी कि इतना ही रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा वाला कोई भी अगर प्रोडक्ट होता है, वो अगर होगा तो उसको हमको स्कूल के 50 मीटर के दायरे में नहीं रखना है, स्कूल की कैंटीन में नहीं बिकेगा, छात्रावासों की कैंटीन में भी नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने ये नियम बनाए। छात्रों के स्वास्थ्यवर्धक भोजन की सूची इन्होंने यहाँ पे बनाई थी। यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाई है कि आप यही बेच सकते हो, यही आपको छात्रावास में देना है, या स्कूल की कैंटीन में आपको यहाँ पे बच्चों को देना है, बेचना है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत निम्न में से किस देश के साथ मिलकर 5G तकनीकी पर काम कर रहा है? ऑप्शन आपके पास है नेपाल एवं चीन, इजराइल एवं अमेरिका, चीन एवं रूस, या फिर रूस एवं पाकिस्तान। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। भारत निम्न में से किन देशों के साथ मिलकर 5G टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहे हैं? 5G टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये हमारी कम्युनिकेशन की लेटेस्ट जनरेशन है, जिसको हम बोलते हैं 5th जनरेशन बोलते हैं। अभी हमारा इंडिया में 4th जनरेशन की टेक्निक चल रही है कम्युनिकेशन के लिए। अब यहाँ पे 5G जो है हमारा 5th जनरेशन टेक्निक है, उसके लिए काम चल रहा है। तो इसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत निम्न में से किन देशों के साथ मिलकर इस पर काम कर रहा है। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है इजराइल एवं अमेरिका। इजराइल और अमेरिका ने विकास वाले क्षेत्रों तथा अगली पीढ़ी की उभरती प्रौद्योगिकी में भारत के साथ मिलकर आपसी सहयोग से काम करना शुरू कर दिया है। चलिए तो यहाँ पे काम की चीज क्या मिल गई? इजराइल और अमेरिका ने विकास के क्षेत्रों के साथ अगली पीढ़ी की उभरती प्रौद्योगिकी, नेक्स्ट जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ हम बढ़ रहे हैं, उन्होंने ये माना। और फिर उसके बाद अपने आपसी सहयोग से, मतलब भारत और अमेरिका और इजराइल के साथ हमने मिलकर इस पर काम करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की 3 साल पहले जुलाई 2017 की इजराइल यात्रा के दौरान लोगों के संपर्क पर सहमति बनी। विकास वाले प्रौद्योगिकी क्षेत्र में त्रिपक्षीय पहल इसी का हिस्सा है। दूरसंचार के क्षेत्र में 5G सेवा अगली पीढ़ी की एक सेल्युलर तकनीक है जिसके माध्यम से तेज और अधिक विश्वसनीय विश्वस्तरीय संचार संभव होगा। इंटरनेट का स्पीड यहाँ से बढ़ जाएगी 5G टेक्निक के आने की वजह से। आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना से आपके परे है कि इसकी स्पीड कितनी ज्यादा हो जाएगी। हाँ, परंतु इसका जो चार्जेस रहेगा वो भी बनी बात है कि ज्यादा ही होगा, पर ये 5G टेक्निक के आने से आपकी इंटरनेट की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय कृषि और संचार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूह को लॉन्च किए? ऑप्शन है आपके पास 15, 20, 9 या फिर 12। कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने? अब यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई? केंद्रीय कृषि और किसान मंत्री कौन है हमारे? नरेंद्र सिंह जी तोमर जी हैं। चलिए ठीक है। और इन्होंने 22 बांस समूह की जो लॉन्च किया है वो कितने राज्यों में लॉन्च किया है, आपको बताना है इसका आंसर। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 9 राज्य। आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्र सरकार तमाम छोटे बड़े उद्योग, खेती बाड़ी और नवाचारों को बढ़ावा दे रही है। किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए की गई योजना पर जोर भी दिया जा रहा है। सरकार देश में बांस की पैदावार बढ़ाने और बांस
आधारित उद्योग धंधों को गति देने पर फोकस भी कर रही है। साथ ही साथ में इस कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर शुरू किए हैं। बांस के क्लस्टर की स्थापना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक में की जाएगी। इसका मतलब ये भी चीज हो गई क्लियर कि भाई इन राज्यों में बांस जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं, तभी तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बांस की यहाँ पे फैक्ट्रियां लगा रहे हैं ना भाई। तो बनी बात है, यहाँ पे हमको एक चीज भी मिल गई यहाँ पे कि इन राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं हमारे, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक और उत्तराखंड में बांस की पैदावार भी ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए बांस को बढ़ावा देने के लिए, छोटे बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया गया। देश सरकार जो है इसको बढ़ावा देने के लिए इस पर फोकस भी कर रही है। कौन से राज्य, कितने राज्य थे, 9 राज्य। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी, आपको ये बताना है। आरबीआई ने एक दिशा निर्देश दिए कि भाई जो स्टार्टअप्स होंगे, जो नए हो रहे हैं, उनके लिए लोन देना है अगर, तो उसकी अधिकतम राशि कितनी होगी, यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके पास 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए या फिर 200 करोड़ रुपए। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 50 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि को संशोधित कर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र उधार दिशा निर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई, जहां किसान, उत्पादक संगठनों, स्वास्थ्य ढांचे एवं नवीनीकरण ऊर्जा के लिए ऋण सीमा को भी संशोधित किया गया है। नए दिशा निर्देश जो थे, इसमें ऋण की कमी वाले क्षेत्रों में ऋण गति को बेहतर करने में सक्षम होंगे और छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों को उधार देने में वृद्धि होगी। साथ ही साथ यह नवीनीकरण ऊर्जा और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों के लिए ऋण को बढ़ावा देगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे कि जो स्टार्टअप्स जो कंपनियां थी उनको यहाँ पे कटौती कर दी, यहाँ पे 50 करोड़ रुपए कर दिए यहाँ पे, कहीं हम आपको इतना ही दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम किसानों के लिए ज्यादा वर्क कर रहे हैं। किसानों की जो योजनाएं हैं, जो उनके जो उत्पादक की जो संगठन हैं और उनके जो ढांचे हैं, और इसी के साथ साथ में स्वास्थ्य की तरफ भी और ऊर्जा के नवीनीकरण के लिए हमने यहाँ पे सीमा बढ़ा दी, ऋण सीमा बढ़ा दी यहाँ पे। तो यहाँ पे 50 करोड़ रुपए फिक्स कर दिया गया। किस चीज के लिए? प्राथमिक क्षेत्र में वित्त के लिए, वित्तीय सहायता के लिए स्टार्टअप की जो अधिकतम राशि थी कितनी कर दी, 50 करोड़ रुपए कर दी। चलिए अब जान लेते हैं तेलुगु एक्टर जयप्रकाश रेड्डी के बारे में, जिनका अभी रिसेंट में निधन हुआ 8 सितंबर को। तेलुगु एक्टर जयप्रकाश रेड्डी 8 सितंबर 2020 को जिनका निधन हो गया, वे 74 वर्ष के थे। उनके निधन से तेलुगु इंडस्ट्री में शोक की लहर है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जयप्रकाश रेड्डी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जयप्रकाश को उनके कॉमेडी के रोल के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत फिल्म ब्रह्मपुत्रादु से की थी। जयप्रकाश ने प्रेमी, चुकुंदराम, जयराम मंदेरा, समर सिंह रेड्डी, चेन्निकेश्वर रेड्डी, छत्रपति गब्बर सिंह, सीतैया नायक, रेसुगुर्रम, मनम टेम्पर सहित अनेक कई फिल्मों में भी अभिनय किया है। ये फिल्मों के नाम मैंने आपको बताए हैं। इन फिल्मों, ये फेमस फिल्में थी इनकी, इनमें इन्होंने काम किया था। चलिए तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जयप्रकाश रेड्डी जी का निधन कब हुआ, 8 सितंबर को हुआ। ये बहुत फेमस थे और इनकी कुछ प्रमुख फिल्मों के नाम मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब बात करते हैं रूस के बारे में। रूस ने आम लोगों के लिए जो कोरोना वैक्सीन जो बनाई थी वो आम लोगों के लिए उतार दी। यहाँ पे विश्व भर में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी आम नागरिकों के लिए जारी कर दी गई है। जल्द ही क्षेत्रीय आधार पर वैक्सीन की डिलीवरी की योजना भी है। यह जानकारी रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। स्पुतनिक वी को रूस की गामोलेशा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड
माइक्रोबायोलॉजी और रूस प्रत्यक्ष निवेश कोष ने विकसित किया। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 की पहली वैक्सीन 11 अगस्त को पंजीकृत की थी। इसका नाम स्पुतनिक वी इसलिए रखा गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश के अन्य क्षेत्रों में रूस की वैक्सीन बैच पहली आपूर्ति करने की योजना भी बना रहा है। साथ ही साथ में रूस ने क्या बोल दिया कि ये रूस के अलावा देश के अन्य क्षेत्रों में भी वैक्सीन की पहले बैच की आपूर्ति करने की योजना भी साथ ही साथ बना रहा है। चलिए इसके बाद और भी कुछ चीजें देख लेते हैं। महान वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री गोविंद स्वरूप जी का निधन हुआ था। महान वैज्ञानिक और रेडियो खगोल शास्त्री गोविंद स्वरूप जी का 7 सितंबर 2020 की रात को महाराष्ट्र के पुणे में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात वैज्ञानिक गोविंद स्वरूप के निधन पर शोक जताया। प्रधानमंत्री ने दिवंगत वैज्ञानिक को असाधारण वैज्ञानिक बताया। स्वरूप रेडियो खगोल शास्त्र, रेडियो एस्ट्रोनॉमी जिसको बोला जाता है, कि जाने माने वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 23 मार्च 1919 को हुआ। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, कितना था 1929 में इनका जन्म हुआ था। गोविंद स्वरूप ने पुणे के पास दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप में से एक ज्वाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना भी की थी। उन्होंने इसी के साथ ऊटी में एक बड़े रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना भी की। गोविंद स्वरूप अपने कार्यों के लिए 1973 में पद्मश्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। वे साल 1972 में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई कि गोविंद स्वरूप जी जाने माने रेडियो खगोल शास्त्री थे। चलिए ठीक है, इसके साथ ही साथ में इनका जन्म कब हुआ था 1929 में हुआ था। 1972 में इनको शांति स्वरूप भटनागर भी मिला था और साथ ही साथ में 1973 में पद्मश्री से भी ये सम्मानित किए गए थे। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है। थैंक यू।